नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस की एक नई श्रृंखला जो है प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले आज हम जीव विज्ञान को देख लेंगे फटाफट। ठीक है, तो जीव विज्ञान के बारे में आज हम देखते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, चलिए। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? बायो और लोगस से। ठीक है, बायो और लोगस से। ठीक है, जिसमें बायो तथा लोगस से बना है। ठीक है, इसमें जो है ये देख लीजिए, बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो मतलब इसमें जो बायोलॉजी का अध्ययन है उसको बायो और लोगोस से कहा गया है। तो ये सब हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, हमसे पूछेगा जो है इसमें अरस्तु को जीव विज्ञान, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ये बात हमसे पूछेगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं, ये कुछ शाखाएं हैं, इसके बारे में पूछता। देखिए, जो यहाँ पर है, सबसे पहले जेरेंटोलॉजी। ठीक है, ये मनुष्य के बुढ़ापा से संबंधित अध्ययन है। इसके बाद पेडोलॉजी, ये मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, यानी मृदा के बारे में अध्ययन। इसके बाद में है लिथोट्रिप्सी, ये जो है पित्त या गुर्दे, मूत्राशय की थैली इत्यादि से संबंधित है। फिर है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये घासों का अध्ययन है। फिर बायोमेट्रिक, ये गणित और सांख्यिकी के तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। फिर बायोनिक्स, ये क्या है? जैविक जैविक जगत के गुण सिद्धांतों आदि का संबंध है। फिर बायोनिक्स, ये जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंधित है। अगला है कान्कोलॉजी, ये मोलास्का, ठीक है, के खोलों का अध्ययन है। जेनेटिक्स, जीवधारियों के अनुवांशिक। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। अगला है इक्थियोलॉजी, ये क्या है? मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी से संबंधित है। अगला हमारा है, ठीक है, पैलिनोलॉजी, तो ये पैलिनोलॉजी किससे संबंधित है? विभिन्न प्रकार के परागकणों से। ठीक है, अगला है पैरासाइट। अब देखिए, ये पैरासाइटोलॉजी है, किससे है? परजीवी से। ठीक है, एंटेमोलॉजी क्या हो जाएगा? कीटों से। ठीक है, फ्रेनोलॉजी किससे हो जाएगा? कपाल गुहा की संरचना। ठीक है, इसके बाद सेरीकल्चर, रेशम कीट से। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन से। ठीक है, अगला है मैल्कोलॉजी, ये मोलास्का के अध्ययन से है। इसके बाद में ऑन्कोलॉजी, ये किससे है? कैंसर से संबंधित है। ठीक है, अगला है टेरेटोलॉजी, ये किससे है? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं के। अगला है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों से संबंधित है। सेरोलॉजी, रुधिर के सीरम का अध्ययन। और अनर्थ्योलॉजी, ये किससे है? पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है कि कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका यानी कि कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम, यानी कोशिका क्या है? सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर और देखें तो ये जीवाणु है, ये एक प्रकार की जीवाणु है। ठीक है, कौन? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। और जो है कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देख लेते हैं इसके बाद में विशेषता क्या होती है। देखिए, कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक होता है ये सेलुलोज से बना होता है। किससे? सेलुलोज से। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये अनुपस्थित होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है और इसमें 80S प्रकार का। गोल्गी का अनुपस्थित होता है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए इसमें कैसा होता है? एकल सूत्री होता है और इसमें द्विसूत्री होता है। ठीक है, कोशिका का विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है और इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री के द्वारा होता है। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है, कोशिका के मुख्य भाग। देखिए, कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका एवं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप होते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, अगला हमारा है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका की सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा ही घिरे होते हैं। और ये कैसी है? तो ये अर्धपारिगम झिल्ली है। कैसी है? अर्धपारिगम झिल्ली है। इसका मुख्य कार्य, ठीक है, कोशिका के अंदर एवं बाहर बाहर वाले, ठीक है, बाहर वाले पदार्थों को निर्धारण करना है। मतलब इसका काम क्या है? देखिए, पहली बात तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारिगम होती है। और इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर एवं बाहर वाले पदार्थों का निर्धारण करना। अगला हमारा है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है,
इसमें है अंतःप्रद्रव जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबंधित होती है। इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीन का, देखिए अब इसमें इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है वसाओं, ठीक है, वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना। क्या करना, संचरण करना, ठीक है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या है, वसा और प्रोटीन का संचरण करना। ये किसका काम है, अंतःप्रद्रव जालिका का, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण क्रिया के लिए स्थान प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है, यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। 1890 में जो है अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया था, ठीक है, परंतु इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया गया। सर्वप्रथम सी बेंडा ने, किसने, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे जो है क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला हमारा है गोल्जी बॉडी, ठीक है, या गोल्जी काय। इसकी खोज किसने की थी, मैकिलने गोल्जी ने की थी, ठीक है। कैमिलो, किसने, कैमिलो गोल्जी ने की थी, कब, 1498 में, ठीक है। गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया। पौधों में इसे डिक्टियो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। पौधों में इसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कोशिका श्रावण। गाल्जी काय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, जैसे कलाओं का रूपांतरण, हार्मोन्स एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है, और ये क्या करता है, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। अगला हमारा है लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम 1955 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डूबे ने की थी। और लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना, ठीक है, मतलब बाहर से जो भी कुछ फालतू नुकसानदायक पदार्थ आते हैं उनको क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये पूछता है कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगर कभी पूछ ले कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो वो राइबोसोम को। और अगर भी पूछ ले ऊर्जा का घर किसको कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा आता है तारककाय या सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड वान बेंडेन ने, ठीक है। जबकि इसका नामकरण किसने किया था, टी बाबेरी ने किया था, ठीक है। तारककाय मात्र जंतु की कोशिका में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में हमारा अगला आ जाता है लवक या प्लास्टिड, ठीक है। लवक की खोज किसने की थी, हेकल ने। लवक प्रायः पादप या कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक में पर्णहरिम, ठीक है, यानी क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें उपस्थित होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और इसमें क्या होती है, अनुपस्थित। लवक उपस्थित होते हैं, जबकि लवक अनुपस्थित होते हैं। तारककाय जो है अनुपस्थित होते हैं, और इसमें तारककाय क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। और यह कोशिका के विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। और जो तारककाय अनुपस्थित होता है, किंतु शैवाल और कवकों, देखिए अपवाद, शैवाल और कवकों आदि में पाया जाता है। पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है तथा छोटी होती है। कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट निर्मित होता है, और कोशिका विभाजन में कोशिका कला के, ठीक है, अंतर्वलन द्वारा दो भागों में बट जाती है। अगला हमारा है हरित लवक, ठीक है। हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो है क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। वर्णी लवक, वर्णी लवक हरे रंग, किसको, हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीला, नारंगी आदि रंग होते हैं। या पौधों को रंगीन भाग जैसे पुष्प, ठीक है, पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। तो अगर पूछ ले वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प, फल, भित्ति और बीज आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है। और किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये हरे रंग नहीं देते हैं। जो वर्णी लवक होगा ये हरा रंग नहीं देगा। इसके अलावा भाई फूल, फल हो गए, फल, भित्ति, बीज, इनमें पाया जाएगा, लेकिन ये हरा रंग नहीं देगा। अगला हमारा है अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक जो है ये रंगहीन होता है, या पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, देखिए अब इसका मुख्य हो जाता है तना और जड़ में। भाई जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो कहाँ नहीं पहुँचता, तना और जड़ में, बस इतना बात ध्यान रखना है। इसके बाद में जो हमारा हो जाता है अगला, वो हो जाता है केंद्रक, ठीक है। अब देखिए केंद्रक,
तो देखिए केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी फोंटाना ने, जबकि बोमेन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया था। केंद्रक द्रव्य को धागेनुमा संरचना में फैली होती है उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन में न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षार प्रोटीन यानी हिस्टोन के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे अनुवांशिकता या वंशानुगत कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यह व्यक्ति की भिन्नता के लिए उत्तरादायी तो एक प्रमुख कारक है। अब देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मेंडल ने अपने संस्करण प्रयोगों के लिए उद्यान में जो है पाइसम सैटाइवम यानी मटर का पौधा लिया था, उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है कोशिकाओं में डीएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये की थी किसने, फ्रेडरिक मिसर ने। कब किया था, 1869 में किया था। ठीक है, उन्होंने ही न्यूक्लिन नाम दिया था। डीएनए अणुओं में पंचकार्बनीय शर्करा में, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज में होती है। अगला हमारा है डीएनए अणु में क्या क्या होता है, तो देखिए डीएनए अणु में क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन। ये क्या है, तो ये नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं। अच्छा, मानव जाति जो होता है इसमें कुल 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। जो गुणसूत्र समाप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स। ये बात ध्यान रखना है। जबकि जो 23वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र वो जो है समान नहीं होते, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें हेट्रोसोम्स कहा जाता है। हेट्रोसोम्स क्या कहा जाता है, हेट्रोसोम्स कहा जाता है या एलोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अनुवांशिक रोग एवं प्रभावित अंग, वर्णधानता जो है ये लाल एवं हरे रंग के पहचान की क्षमता नहीं होती है, ये स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। हीमोफीलिया या इसी को शाही रोग भी कहते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, स्त्रियां इसका वाहक। टर्नर सिंड्रोम ये बाजपन स्त्रियों से संबंधित है। अगला है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये नपुंसकता पुरुषों में होती है। डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी, जीभ, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा जो आ जाता है वो प्रमुख जीव और उनके जो है गर्भाधान का समय। मनुष्य का 270 दिन। ठीक है, इसके बाद में गाय का 280, भैंस का, तो भैंस का कितना हो जाएगा 310, हाथी का 620। ये आप देख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पादप जगत में। किसमें, पादप जगत के। पादप जगत जो है वो पुष्पोद्भिद अथवा फेनेरोगैमस, किसमें, फेनेरोगैमस इसको कहते हैं। अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमस। अब देखिए ये दो भागों में बटा हुआ है, आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म और अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जो क्रिप्टोगैमस है इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म होता है ये एक बीजपत्री भी होता है और द्विबीजपत्री भी होता है। ठीक है, इसके अलावा थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है, जीवाणु और लाइकेन आते हैं। ठीक है, और कवक आता है और शैवाल आता है, यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु, लाइकेन, कवक और शैवाल आते हैं। जबकि अमृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन आता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, डिकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, हाँ तो देखिए इसके बाद पादप जगत आ जाता है। अब पादप जगत में देखिए एक तो होता है फेनेरोगैमस और दूसरा होता है क्रिप्टोगैमस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इसमें जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट देते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, इसके बाद में जो क्रिप्टोगैमस है उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर उसके बाद में जो थैलोफाइटा है उसमें जीवाणु, लाइकेन, कवक और शैवाल, ये चार भागों में बटा होता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पहली बात तो अध्ययन किस में करते हैं, तो बॉटनी में करते हैं। और इसके जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए जो रोग हैं और तत्व, देखिए चुकंदर में हार्ड रॉट रोग, ये किसके कारण होता है, बोरान की कमी के कारण। सेब में आंतरिक काग, ये बोरान के कारण। नींबू में डाईबैक रोग, किसके कारण, तांबा या कॉपर। पत्ता गोभी में, ठीक है, बीफ टेल रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है मालब्रेंडम। उसके बाद नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, जस्ता के कारण। आपसे तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि लिटिल लीफ रोग किससे संबंधित है, नींबू से। ठीक है, धान में खैरा रोग, जस्ता की। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बोरान की कमी से। धान में लेग्यूमिनस पौधों में पुनः ग्रहण, ये किसके कारण, तांबा। ठीक है, किसके, तांबा। अगला है वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला हमारा सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा, यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा कौन सा है, सिकोया या अनावृत है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी कौन सा है, बुल्फिया। ठीक है, सबसे बड़ा बीज कौन सा है, तो ये हो गया
लोडोरिया, ठीक है, या लोरेंसिया भी कहते हैं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस। सबसे छोटा कौन सा है? आर्किड। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगला हमारा है सबसे कम गुणसूत्र वाला अमृतबीजी पादप कौन सा है? तो वो कौन सा है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हेल्प्रोपैपस ब्रैवियस, ठीक है। अगला हमारा सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला अमृतबीजी पौधा कौन सा है? तो कौन सा? ओफियो ग्लैमोराम, ठीक है। अगला हमारा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? तो ये कौन सा है? डायोसोनिया। कौन सा है? डायोसोनिया। अब इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, देखिए विषाणु, ठीक है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, केवल, ठीक है, जीवित कोशिका में ही ये मतलब वृद्धि कर सकता है, और इसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की थी। किसने? इवानोव्स्की ने, ठीक है। कवक जो है फफूंद अर्थात कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक प्रायः सभी जगहों में रहते हैं, क्लोरोफिल रहित, ठीक है, सकेंद्रीय या संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है, ठीक है। इसके बाद में अब देख लेते हैं रोग और कवक। तो देखिए आलू की पछेती अंगमारी रोग, आलू की पछेती, अब यही पूछ लेगा कि पछेती अंगमारी रोग किससे संबंधित है? तो आलू से, ठीक है। और ये क्या होता है? तो ये होता है फाइटोफ्लोराथा, ठीक है, इन्फेंटास। अगला है आलू का बार्ट रोग, ठीक है। कौन सा? बार्ट रोग। ये क्या है? तो ये है सिनकाइड्रम, ठीक है, इंडोबायोटिकम। उसके बाद में फिर आलू की अगेती अंगमारी रोग, ये क्या है? अल्नोरिया सोलेनाई। अगला है क्रूसीफेरी में श्वेत, ठीक है, गौरी या फफोला रोग, ये किसके कारण होता है? ये होता है एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा है गेहूं में स्लथ या गंड रोग, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोस्टोलैगो, ठीक है, न्यूडाड्रेटिसाई के कारण, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है गन्ने में रेड रॉट, ठीक है, रेड रॉट रोग, ये किसके कारण होता है? कोलीट्रोटोइकम, ठीक है, और फ्लेकेटम। अगला है मूंगफली का टिक्का रोग, ये पूछा हुआ है मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है सार्सकोवा स्पोरा पार्सोनेटा। अगला है अरहर की म्लान, ये होता है, ठीक है, फ्यूजेरियम उडम। अगला है जौ में सलथगंड या निरावृत स्मट, ये किसके कारण होता है? ये होता है यूविस्ट लैगो न्यूडा के कारण, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है जौ में सलथगंड या निरावृत स्मट, ये किसके कारण होता है? ये होता है यूस्टी लैगो न्यूडा के कारण, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है विषाणु, ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, केवल जो है जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। अब हम आ जाते हैं लाइकेन पर, ठीक है। लाइकेन जो है, लाइकेन शैवाल और कवक के सहचर से निर्मित एक जीव है, ठीक है, एक जीव का समूह है। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इन्हीं कवकी घटक के द्वारा होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय आदि जीव है। इसके बाद 1663 में सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने इसकी खोज की थी, और इनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। जीवाणु नामक 1829 में सर्वप्रथम एरनबर्ग ने दिया था, ठीक है, जीवाणु का नाम जो है वो किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। अगला है रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा क्षय रोग के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके, ठीक है, पाश्चराइजेशन या किण्वन की खोज की थी। इतना बात ध्यान रखना। अगला हमारा आ जाता है, ठीक है, स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास मोनारास मोनास, ठीक है, सोलेनेरम, ये आलू के, ठीक है, सैथिल रोग। इसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूमिफेरियंसिस, ये क्या है? क्राउन गाल रोग। इसके बाद में अगला है जेंथोमोनास, ठीक है, कैपिस्ट्रिस, ये बंद गोभी का काला गलन रोग है। अब देखते हैं अनावृत पौधे, ये वास्तव में टेरिडोफाइटस या अमृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी पौधे के समूह हैं। इस समूह में पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, परंतु इसमें बीज, ठीक है, देखिए जो ये होता है इस प्रकार का पौधा, इसमें जो है बीज तो बनते हैं, परंतु ये नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, ठीक है। इनमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इसमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। और इसके बाद में बात करें तो संसार का सबसे ऊंचा पौधा जो सिकोया है, ठीक है, ये जो है इसी समूह से संबंधित है। अगला है आवृत बीजी, कौन सा? आवृत बीजी। अब देखिए इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होता है, आवृत बीजी में, ठीक है। और आगे बात कर ले तो देखिए इसे प्रायः जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि सब विकसित पाए जाते हैं। पुष्प की उपस्थिति और इसमें द्विनिषेचन पौधों का अद्वितीय लक्षण है। इन पौधों में बीज पत्र भी होता है, ठीक है। इसके आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है। एक होता है एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री पुष्पोभित पौधे का वह समूह है जिसमें एक बीज पाया जाए। जैसे एक बीज नाम है तो एक बीज पाया जाएगा, दो बीज है तो दो बीज पाया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए पहला है
ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरा, ये सरसों, मूली, शलजम, इन पौधों से संबंधित है। ठीक है, कुल है और प्रमुख पौधे हैं। उसके बाद में मालवेसी, ये भिंडी, गुड़हल, कपास और पटसन। अगला है लेगुमिनोसी। ठीक है, ये शीशम, बबूल, मतलब जितने भी हैं दलहन वगैरह से संबंधित इन सब से है। छुई मुई हो गया, अशोक हो गया, दलहन। ये दलहन वाला पूछा है कि कौन सा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यही करता है। ठीक है, अगला है हमारा, ठीक है, एस्टेटेसी कंपोजिटी, ये कौन है, सूरजमुखी वगैरह का है। अगला है कुकुरबिटेसिस, ये देखिए कुकुरबिटेसिस किससे है, कद्दू, खीरा, तरबूजा, इन सब से संबंधित है। ठीक है, ये सब कुल हैं इसके और ये प्रमुख पौधे हैं। ठीक है, अगला हमारा है रोजेसी, ये सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। अगला है रोटेसी, ये नींबू, संतरा, मौसम्मी। ठीक है, उसके बाद में सोलेनेसी, ये धतूरा हो गया, आलू, बैगन। ठीक है, रस भरी, इस सब से हो गया। अगला है आर्किडेरी, ये आर्किडेरी जो है बैंडा वगैरह से हो गया। फिर अगला है लिलिएसी, ठीक है, ये लहसुन, प्याज, एलोवेरा से हो गया। एरिकेरी या पाल्मी, सुपारी, नारियल, खजूर, ताड़। उसके बाद पोएसी ग्रेमिनी, ये हो गया किससे, गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा आदि से। अब देखिए तनों का रूपांतरण। ठीक है, तनों के रूपांतरण में हम देख लेते हैं। देखिए प्रकंद, ये हल्दी या अदरक। ठीक है, कंद, ये आलू। उसके बाद घनकंद, बंडा, सलकंद, प्याज। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन में फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, देखिए ये सब पूछा हुआ है। फाइटो हार्मोन कहते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। ठीक है, वृद्धिवर्धक होते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड एवं जो है एथिलीन, ये वृद्धि रोधक होते हैं। तो वृद्धि रोधक दो हैं, बाकी जो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। क्या, संरचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है, इकोसिस्टम। और सर्वप्रथम किसने कहा था, एजी टांसले ने जो है इसकी जो इस शब्द का प्रयोग किया था, किसने, एजी टांसले ने। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, देखिए जैविक घटक के 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ये तीनों हमको ध्यान रखना। उत्पादक क्या होता है, वह घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। उसके बाद दूसरा जो कंज्यूमर होता है, ये प्रोड्यूसर हो गए। अब कंज्यूमर कौन से होते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को उपभोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इसके बाद में जो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, इनके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो है हिरन हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, ये सब क्या है, शाकाहारी। द्वितीयक में क्या आते हैं, देखिए भाई खतरनाक लोग आएंगे। कौन कौन से लोग आएंगे, तो देखिए जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे मेढक हो गया, लोमड़ी हो गया और भेड़िया हो गया। अब तृतीयक उपभोक्ता जो इन सब को निपटा दें, जैसे सांप हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में डीकम्पोजर यानी अब घटक क्या होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत वह श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक। ठीक है, उपभोक्ता मतलब जितनी भी चीज़ें मर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में करके खा जाते हैं। जैसे जीवाणु हो गए और कवक हो गए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्तर क्या होता है, देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राथमिक ऊर्जा है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है, यानी बायोमास कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार या पिरामिड सदैव सीधा होता है। यानी स्थलीय पिरामिड तंत्र जो जीव भार का पिरामिड होता है, किसका, जीव भार का पिरामिड, वो सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। अगला हमारा आ जाता है कि घास। ठीक है, अब घास के जीव भार का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो देखिए जीव भार का पिरामिड। ठीक है, उसके अलावा जो है घास के मैदान के जीव भार का पिरामिड, ये दोनों कैसा होता है, सीधा होता है। जबकि जलीय पिरामिड कैसा होता है, यानी तालाब का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। और ऊर्जा का पिरामिड भी कैसा होता है, सीधा। ठीक है, इसके अलावा प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो है संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब देखिए पाचन में सहायक प्रमुख अंग देख लेते हैं, अमाशय या स्टमक। ठीक है, ग्रासिका से होकर भोजन ज्यों ही अमाशय में, ठीक है, ज्यों ही अमाशय में पहुंचता है, अमाशय इसे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसमें, पाइलोरिक भाग में, और क्रमाकुंचन प्रारंभ कर देता है जठर रस में। पेप्सिन, ये ध्यान रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत, देखिए अमाशय में आने वाले काइम। ठीक है, काइम अथवा तरल भोज पदार्थों का पाचन जो है कौन करता है, तो यानी कुल मिला के भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला है
आंत्र रस क्षारीय होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंत्र क्षारीय रस स्रावित होता है। अगला हमारा है लीवर, ठीक है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो लीवर होता है वो अधिकतर जो है मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अगला है यकृत में फाइब्रोनोजन यानी प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। देखिए फाइब्रोनोजन जो होता है ये विटामिन के की ही तरह काम करता है और रुधिर का थक्का जमाने में काम आता है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है, ठीक है, जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। तो कौन नहीं जमने देता है? वो हिपैरिन नहीं जमने देता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करें कि जब हिपैरिन शरीर में कमी हो जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये लीच यानी जोंक की लार से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम जो हिपैरिन होता है वो जोंक की लार से बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि लीच के, ठीक है। अगला हमारा है यकृत यानी जो पित्त यानी बाइल का संश्लेषण करती है, बाइल जूस का भी संश्लेषण करती है। अगला हमारा आ जाता है अग्नाशय। क्या आ जाता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी ये दोनों है मिक्स ग्लैंड इसको कहते हैं। एकमात्र मिक्स ग्लैंड कौन सी है? तो वो यही है अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज। ये बात भी ध्यान रखनी है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है, ठीक है। इसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का निर्माण क्रिया पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी जब होती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है यानी डायबिटीज। अब हमारा आ जाता है परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है हृदय, धमनियाँ, शिराएं और रुधिर आते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठ कितने होते हैं? 4 चैम्बर से बने होते हैं, ठीक है। इसके अगले भाग में दायां आलिंद एवं एक बायां आलिंद होता है, ठीक है, लेफ्ट में। इसके बाद में अगर बात कर लें, ठीक है, तो जबकि पिछले भाग में दायां निलय एवं बायां निलय होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दायां आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में, ठीक है, त्रिनली कपाट होती है। हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 120 से 80, ठीक है, मिलीग्राम पर हीमोग्लोबिन होता है, जिसे स्टोलिक 120 तथा डायलोस्टिक 80 होता है। अगला हमारा देख लीजिए कुछ चिकित्सक और उनके उपकरण है। देखिए स्टेथोस्कोप हृदय अथवा, ठीक है, हृदय स्पंदन को नापा जाता है। पेसमेकर क्या होता है? हृदय की गति अधिक हो जाने पर इसका मापन किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर टेमोग्राफी ये संपूर्ण शरीर के किसी भी असामान्यता एवं विकृत का स्कैन करता है। इसके बाद में फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय से संबंधित होता है। कार्डियो शब्द आने से समझ जाइए कि ये किससे संबंधित है? हृदय से, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसे इंसेमेलोग्राफ ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है, ठीक है, ईसीजी जिसको बोलते हैं। ये भी जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। आइटो एनालाइजर ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि से संबंधित होता है। उसके बाद में एमआरआई ये जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये भी किससे संबंधित होता है? तो ये भी जो है किससे संबंधित होता है? ये भी सब मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है। उसके अलावा अब देख लेते हैं सिरा, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है सिरा, ठीक है। देखिए विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ को सिरा कहते हैं। प्लामोनरी सिर्फ फेफड़ों के बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है, ठीक है, धमनी।